एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। जांच करें कि क्या स्मॉल एन फोर नंबर एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन फोर नेचुरल नंबर के लिए 15 पर पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इसको जांच करना है कि 15 पर पावर एन यानी कि एन का मतलब हुआ संख्या से रिलेटेड है और जो संख्या है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 और 15 पर पावर एन के जगह पर 1 रखें तो उसका मान निकालेंगे तो क्या उसका इकाई का अंक शून्य होगा। फिर 15 पर पावर 2 लगाएंगे, फिर उसका देखेंगे इकाई का अंक शून्य हो रहा है। इसी चीज़ को जांच करना है। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया है, एक का इकाई अंक शून्य और दूसरा का इकाई अंक 5। तो सीधी सी बात है कि इकाई का अंक शून्य होने के लिए जो 15 दिया हुआ है या कोई भी संख्या दिया हुआ है उसमें उसके गुणनखंड में 2 और 5 को शामिल होना चाहिए। अगर 2 और 5 अगर शामिल है तो उसका इकाई का अंक शून्य होगा। 5 के लिए अगर उसका इकाई का अंक अगर 5 होगा तभी जाकर उसका इकाई का अंक 5 होगा। इसमें 2 ही चीज़ है, 2 ही चीज़ के लिए यही रूल है। 0 आने के लिए 2 और 5 चाहिए और 5 आने के लिए उसका इकाई का अंक 5 होना चाहिए। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं। मान लिया ये बराबर 15 पर पावर है, तब ये बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 पर पावर एन। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 5 आएगा। इसको हम इस तरह कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एन होगा तो 3 पर पावर एन गुने 5 पर पावर एन। यहाँ 3 और जो 5 दिया हुआ है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 3 और 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलिए हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। तो यहाँ जो दिया हुआ है ए बराबर 3 पर पावर एन गुने 5 पर पावर एन, यह गुणनखंड अद्वितीय है, यानी कि इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः जब अद्वितीय है तो अतः 3 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। दूसरी अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः दो ए का गुणनखंड नहीं हो सकता। जब 2 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है तो ये निश्चित है कि 15 पर पावर एन का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। अतः 15 पर पावर एन का
अंत शून्य नहीं हो सकता है। हो गया क्लियर? इसका और हम दूसरे तरीके से भी जांच कर सकते हैं। n जो है नंबर है, प्रकृत संख्या का नंबर है। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि हो सकता है। अब चलिए 15 पर पावर n, तो n का मान हम 1 रखते हैं, तो 15 पर पावर 1 का मतलब 15 है। 15 पर पावर 2, n का मान 2 रखते हैं, तो 15 15 हुआ 225। 15 पर पावर अगर 3 रखते हैं तो 225 गुने 15, इसमें गुना करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी इकाई का अंक जो होगा 5 होगा। तो इस तरीके से भी हम देखते हैं कि 15 पर पावर n का इकाई अंक कभी शून्य नहीं हो सकता है। 11 का क्वेश्चन नंबर 2, जांच करें कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। यहाँ अगर देखा जाए तो सीधी इकाई के अंक पर 4 है, इसलिए इसका इकाई का अंक इस पर कोई भी पावर लगाएं 1, 2, 3, 4, 5 n के जगह पर, तो उसका इकाई का अंक 5 नहीं आ सकता है। क्यों? हम जानते हैं कि इकाई दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक अगर 5 होगा तभी उसका वर्ग करें, वर्ग या घन करें, या उस पर 4 पावर लगाए, 5 पावर लगाए, तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना a बराबर 24 पर पावर n, यहाँ 24 में इकाई के स्थान पर 5 नहीं है, इसलिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। कब 5 होगा? जब इस इकाई के जगह पर 5 होगा तभी जाकर उसका इकाई का अंक 5 होगा। आइए इसे उदाहरण द्वारा देखते हैं। माना n बराबर 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है, तब 24 पर पावर n जब n बराबर 1 रखा तो 24 पर पावर 1 बराबर 24। जब n का मान जब n बराबर 2 लिए तो 24 पर पावर 2 होगा, तो 24 में 24 से गुना करेंगे। आइए यहाँ गुना करके देखते हैं। 24 गुना 24, 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 6 9 और 17 के 7 हाथ में लगेगा 1, 4 1 5, 576 हुआ। तो यहाँ क्या है? इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी 24 पर पावर n का इकाई का अंक 5 नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 5 होना चाहिए। इस तरह देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 नहीं होगा उसका
घात n लगाने पर इसका इकाई का स्थान 5 नहीं आ सकता है। हो गया क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 11 का, जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या स्मॉल n फॉर नंबर एलिमेंट ऑफ कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर के लिए 24वां पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए यहाँ देखने से सीधी सीधी है कि 21 का अगर हम अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 3 गुणे 7 होगा, जबकि हम जानते हैं कि इकाई का अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन इसमें 2 और 5 इसका गुणनखंड में आएगा नहीं, इसलिए इसका इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। आइए इसे जांच करके देखते हैं। माना कि ये बराबर 21 पर पावर n, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसे आप फैक्टर करते हैं तो 3 गुने 7 होगा। 3 गुने 7 पर पावर n बराबर 3 पर पावर n और 7 पर पावर n। यहाँ हम देखते हैं कि 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ 3 और 7 अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत तभी शून्य हो सकता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। ये बराबर 3 पर पावर n गुने 7 पर पावर n, यह गुणनखंड अद्वितीय है। अद्वितीय यानी कि इसके अतिरिक्त और कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। लिखेंगे अतः 3 और 7 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 2 और 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 21 पर पावर n का अंत शून्य नहीं हो सकता है। शून्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 के धनात्मक घात इस गुणनखंड में होना चाहिए। इस तरह से हमारा जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा नंबर है, जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या स्मॉल n फॉर नंबर एलिमेंट ऑफ
कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर के लिए संख्या 8 पर पावर n का अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। ऐसा ही देखने से पता चलता है कि 8 एक संख्या है, इसमें केवल एक अंक है, इकाई है, और ये भी 8 है। हम जानते हैं कि इकाई के अंक 5 होने के लिए यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन 5 है नहीं, इसलिए इसका इकाई का अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। फिर आइए इसे देखते हैं बनाकर। माना कि a बराबर 8 पर पावर n, यहाँ दी गई संख्या का इकाई अंक 8 है, इसलिए इसका यानी 8वां पावर n का अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 5 पर समाप्त होने के लिए इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य है। इसकी जांच करते हैं। माना n बराबर 1 2 3 4 2 यानी प्रकृत संख्या है, तो 8 पर पावर n जब n बराबर 1 रखेंगे तो 8 पर पावर 1 लगेगा, बराबर 8 हुआ। जब n बराबर 2 यानी कि 8 पर पावर 2 तो 8 8 64। जब n बराबर 3 तो 8 पर पावर क्या लगेगा, 3 बराबर 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 छक्का 48 और 3 51। तो यहाँ देखते हैं कि इकाई का अंक 8 है, यहाँ देखते हैं इकाई का अंक 4 है, यहाँ देखते हैं इकाई का अंक 2 है। इसे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि 8 पर पावर n का अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। हो गया जांच। क्वेश्चन 11 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या जो n है सदस्य है किसका, n फॉर नेचुरल नंबर का सदस्य है के लिए संख्या 4 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ देखते हैं कि अगर 4 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 आएगा, तो इसका भी इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। माना कि a बराबर 4 पर पावर n, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 पर पावर n, यानी कि 2 पर पावर 2 पावर n। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर में गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2n हुआ।
2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि अब इसका खंड गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः ये बराबर 2n, यह गुणनखंड अद्वितीय है, अद्वितीय है। यह गुणनखंड जो है अद्वितीय। हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ 2 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या इसके गुणनखंड नहीं है। नहीं हो सकता है। अतः 4n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। 11 का छठा क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है प्रकृत संख्या के क्या है, एलिमेंट का अर्थ होता है सदस्य, के सदस्य के लिए संख्या 7n अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है। इसी का क्या करना है, फिर से क्वेश्चन रखते हैं, जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या स्मॉल n फॉर नंबर एलिमेंट ऑफ कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर के लिए संख्या 7n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं कि यहाँ भी इकाई के स्थान पर सिंगल डिजिट का नंबर है, यहाँ भी इकाई के जगह पर 7 है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि इसका इकाई का अंक 5 आए, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई का अंक 5 आने के लिए यहाँ इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चल करते हैं, माना कि ये बराबर 7n, तब ये बराबर क्या हो जाएगा 7n। यहाँ देखते हैं कि 7 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ 7 अभाज्य संख्या है, तो इसके अतिरिक्त इसका तो और कोई इसका गुणनखंड तो होगा नहीं।
यहाँ देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर 7, अतः 7/n का अंत 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 पर समाप्त होने के लिए इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य है। इसलिए इसका अंत जो 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्याख्या करें कि 17 × 11 × 13 + 17 एक भाज्य संख्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना ये बराबर 17 × 11 × 13 + 17। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें से जो कॉमन निकलने वाला है वो सब कॉमन है। इसमें भी 17 है और यहाँ भी 17 है। हम 17 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 11 × 13 + 17 है। 17 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा, 1 बचा। ये से गुना करते हैं। 13 में 11 से गुना करेंगे। 13 11 से 3 13 ही होगा, ये भी 13 ही होगा। 3 4 1 143 जोड़ 1 तो 17 × 143 144 144 हुआ। अब हम 144 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल फैक्टर इसको निकालेंगे। 2 बार मिल जाएगा 72 होगा, 2 से जाएगा 36 होगा, 2 से जाएगा 18, फिर 2 से विभाज्य होगा 9, फिर 3 से विभाज्य होगा 3। इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3। यह भी गुना छुपा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखते हैं कि 17 2 और 3 ये सब क्या है, आभाज्य संख्या है। सब एक मान क्या है, सब आभाज्य संख्या आ रहा है। चूँकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल जो होता है क्या होता है, भाज्य होता है। इसलिए 17 × 11 × 13 जोड़ 17 क्या है, एक भाज्य संख्या है। सेम उसी तरह से 12 का दूसरा भी क्वेश्चन है। व्याख्या करें 5 × 7 × 13 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। 1 नंबर की तरह ये भी बनेगा। माना ये बराबर 5 × 7 × 13
जोड़ 5। देखते हैं दोनों में, इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 उपस्थित है, यानी कि दोनों में 5 होने से हम 5 को क्या करिए कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा 7 गुना 13, यहाँ से 5 चला गया तो क्या बचा 1 बचा। 63 91 1 92 हो गया। और हम 92 का फैक्टर करते हैं, कितना का 92 का 2 से लगेगा 9 दूना 18, 1 से 7 तो यहाँ हो गया 12, तो 2 छक्का 12। फिर देखते हैं कहीं क्या स्थान बचा होता है 2 से विभाज्य होगा, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, फिर 2 से विभाज्य होगा 24, फिर 2 से विभाज्य होगा 12, फिर 2 से विभाज्य होगा 6, फिर 2 से विभाज्य होगा 3, 1 2 3 4 5 6, 2 को 5 6, और यहाँ हम देखते हैं कि 5 भी अभाज्य है, 6 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। ये बराबर क्या प्राप्त हुआ 5 गुने 2 का 5 6 गुने 3। चूँकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या। जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो होता है वो भाज्य संख्या होता है। ठीक इसके अगर उलट अगर कहें तो भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 12 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दर्शाइए कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 55 एक भाज्य संख्या है। समय उसी तरह से बनेगा, ऊपर वाला जो जैसे बना सॉल्व करते हैं। माना कि ये बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 55। हम इसे इस तरह के भी लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 11 गुने 5, 11 5 55। अभी दो अगर रखेंगे दोनों में क्या क्या है वो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, यानी कि 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, हम 11 को भी कॉमन ले लेंगे। तो 5 और 11 कॉमन में निकल गया था, क्या बचा 7 और 13 बचा 7 गुना 13, ये दोनों कॉमन में निकल गए थे, यहाँ क्या बचा 1 बचा। 11 गुना 5, अब इसको गुना करते हैं 63 91 1 92। अब 92 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ देखते हैं कि 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था 92 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 को 5 6 गुने 3, तो 11 गुने 5 गुने 2 को 5 6 गुने 3। यहाँ देखते हैं कि 11 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। ये बराबर क्या प्राप्त हुआ 11 गुने 5 गुने 2 को 5 6 गुने 3। चूँकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः ये भाज्य संख्या है। यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 55 भाज्य संख्या है।